सोचिए, किसी भी संविधान के जो पहले कुछ शब्द होते हैं, अक्सर हम क्या करते हैं, उन्हें एक खूबसूरत शुरुआत मानकर बस आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इन्हीं शब्दों में कानून को बदलने और एक पूरे देश की दिशा तय करने की ताकत छिपी हो। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, प्रस्तावना की इसी छिपी हुई शक्ति के बारे में। हम संयुक्त राज्य के लोग। हाँ, ये शब्द अमरीकी संविधान की नींव हैं और यकीनन ये दुनिया के सबसे मशहूर शुरुआती वाक्यों में से एक हैं। पर इनकी शोहरत एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। सवाल ये कि क्या ये सिर्फ प्रेरणा देने वाले शब्द हैं या फिर इनमें कोई असली कानूनी ताकत भी है? तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है, इन शब्दों की असली लीगल पावर, कानूनी ताकत है क्या? मतलब क्या कोई वकील कोर्ट में खड़ा होकर यह दलील दे सकता है कि देखिए ये कानून प्रस्तावना को तोड़ रहा है, या फिर ये सिर्फ एक खूबसूरत इंट्रोडक्शन है बस? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए शुरुआत करते हैं दुनिया के सबसे जाने माने संविधान से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान और उसकी प्रस्तावना। तो देखिए, जो अमेरिका की प्रस्तावना है ना, वो मोटी मोटी 3 बातें कहती है। पहली बात, ये बिल्कुल साफ कर देती है कि संविधान की असली पावर लोगों से आती है, किसी राजा या सरकार से नहीं। दूसरी बात, ये कुछ बड़े बड़े लक्ष्य सेट करती है, जैसे न्याय, शांति और स्वतंत्रता। और तीसरी, ये बताती है कि ये संविधान सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं बना था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बनाया गया है। और मजे की बात यह है कि अमेरिका के जो फाउंडिंग फादर्स थे, उनमें से कुछ के लिए ये शब्द सिर्फ एक अच्छी शुरुआत नहीं थे। जेम्स मुनरो और अलेक्जेंडर हैमिल्टन जैसे बड़े नाम ये मानते थे कि प्रस्तावना तो संविधान के कानूनी ढांचे का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। उन्होंने इसे संविधान की कुंजी तक कहा था। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट यहीं आता है। फाउंडर्स चाहे जो भी सोचते हों, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बार बार एक ही बात कही है कि प्रस्तावना अपने आप में कोई अधिकार या शक्ति नहीं देती। मतलब सरकार ऐसा कुछ नहीं कर सकती जो संविधान के बाकी हिस्सों में पहले से लिखा ना हो, सिर्फ प्रस्तावना के दम पर। तो फिर सवाल उठता है कि इसका असली काम है क्या? जस्टिस जोसेफ स्टोरी के शब्दों में कहें तो ये एक गाइड की तरह है। आप इसे ऐसे समझिए, ये संविधान का मकसद बताती है। अगर कानून का कोई हिस्सा साफ नहीं है तो उसका मतलब समझने में ये मदद करती है, पर यह खुद से कोई नया नियम या अधिकार नहीं बनाती। सीधी सी बात है, ये व्याख्या करने का एक टूल है, पावर का सोर्स नहीं। तो अब तक जो हमने देखा उससे तो यही लगता है कि प्रस्तावनाएं ज्यादातर सिंबॉलिक ही होती हैं। लेकिन चलिए अब एक ऐसे देश की तरफ चलते हैं जहां कहानी बिल्कुल बिल्कुल अलग है। तो अमेरिका का मॉडल बिल्कुल साफ है। प्रस्तावना आपको प्रेरणा देगी, रास्ता दिखाएगी, लेकिन कानूनी तौर पर कोई पावर नहीं देगी। ये एक खूबसूरत दरवाजे की तरह है, पर कानून का जो असली कमरा है वो तो अंदर है। लेकिन अगर हम दुनिया के एक और बड़े लोकतंत्र भारत की तरफ देखें तो यहां पर आकर कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। भारत में प्रस्तावना को संविधान का दिल और आत्मा माना जाता है। जी हाँ, ये सिर्फ एक परिचय नहीं है, बल्कि ये तो संविधान की बुनियाद का एक ऐसा हिस्सा है जिसे अलग ही नहीं किया जा सकता। तो ये हुआ कैसे? देखिए, इसकी कानूनी यात्रा भी काफी दिलचस्प रही है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1960 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है ही नहीं। लेकिन फिर ठीक 13 साल बाद 1973 में एक बहुत ही ऐतिहासिक केस आया, केशवानंद भारती केस। इसमें कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया। उन्होंने कहा कि ये न सिर्फ संविधान का हिस्सा है, बल्कि ये तो उसके मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जिसे बदला नहीं जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि संसद भी संविधान में बदलाव करके प्रस्तावना के जो मूल सिद्धांत हैं उन्हें हटा नहीं सकती। सोचिए, ये कितना बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव था। तो अब हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग मॉडल हैं। एक तरफ है अमेरिकी प्रस्तावना, जो एक जरूरी इंट्रोडक्शन तो है, पर कानूनी तौर पर उसकी ताकत सीमित है। और दूसरी तरफ है भारत की प्रस्तावना, जो कानून की व्याख्या करने और यहां तक कि कानूनों को दिशा देने के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है। अच्छा, इस फर्क को और अच्छे से समझने के लिए चलिए प्रस्तावना के रोल को 3 कैटेगरी में बांटकर देखते हैं। तो किसी भी प्रस्तावना के 3 रोल हो सकते हैं। पहला है प्रतीकात्मक या सिंबॉलिक, मतलब ये देश के लिए प्रेरणा का सोर्स है, लेकिन कोर्ट में इसकी कोई वैल्यू नहीं। दूसरा है व्याख्यात्मक, मतलब ये कानून का मतलब समझने में मदद करती है। और तीसरा है वास्तविक, यानी सब्सटैंटिव, जहां ये खुद ही अधिकारों का एक सोर्स बन जाती है। ये टेबल साफ साफ दिखाती है कि हमारे दोनों उदाहरण इन कैटेगरीज में कैसे फिट बैठते हैं। अमेरिकी प्रस्तावना वो सिंबॉलिक और व्याख्यात्मक दोनों रोल निभाती है, और वहीं भारत की प्रस्तावना के पास असली कानूनी ताकत है। तो इससे सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? सबक यह है कि प्रस्तावना की असली ताकत सिर्फ उसके शब्दों में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि उस देश की अदालतें उन शब्दों का मतलब कैसे निकालती हैं। तो आखिर में सवाल यह है कि एक प्रस्तावना इतनी जरूरी क्यों होती है? ये सिर्फ कानून के बारे में नहीं है, ये किसी देश की पहचान के बारे में भी है। सोचिए, एक प्रस्तावना के अंदर होता क्या क्या है।
ये बताती है कि पावर कहाँ से आ रही है, लोगों से या किसी और से। ये देश की कहानी का एक हिस्सा बताती है। ये न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसे सबसे ऊंचे लक्ष्य तय करती है। और हाँ, ये राष्ट्रीय पहचान को भी डिफाइन करती है कि देश धार्मिक है या सेक्युलर। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना किसी भी देश का एक मिशन स्टेटमेंट होती है। ये उन बुनियादी विश्वासों और मूल्यों का एक निचोड़ है जिन पर कोई देश खड़ा होता है। ये सिर्फ शुरुआत नहीं है, बल्कि उस देश की आत्मा की एक झलक है। और यहीं पर मैं आपको एक सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। अगर आज किसी देश को अपनी प्रस्तावना दोबारा लिखनी पड़े, तो क्या लगता है कौन सी वैल्यूज वैसी ही रहेंगी और कौन सी बदल जाएंगी? ये सवाल हमें बताता है कि प्रस्तावना सिर्फ इतिहास का कोई पन्ना नहीं है, बल्कि ये तो एक देश की लगातार बदलती हुई कहानी का हिस्सा है।